गुड मॉर्निंग एवीएम शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। गुड मॉर्निंग हिमाचल। मैं संजीव शर्मा हाजिर हूँ जी आपके मनपसंद टीवी चैनल पंजाब केसरी पर सुबह का बुलेटिन लेकर। आज हिमाचल प्रदेश में मौसम थोड़ा सा बेईमान है। आज और कल मौसम विभाग ने बारिश का और बर्फबारी का अलर्ट दिया है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, हालांकि मतदान के दिन मौसम साफ रहेगा। यानी आज आप मौसम का मजा ले लीजिए और उसके बाद मतदान का मजा खूब अच्छे ढंग से लीजिए। और हमारी भी आपसे यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी आप जहां अगर बाहर हैं तो आप समय पर पहुंचें और जिस दिन मतदान हो यानी 12 तारीख को आप अपना मतदान जरूर करें, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा लोकतांत्रिक हक है। और लोकतंत्र में जिसको हम कहते हैं चुनाव को महायज्ञ, उसमें आपकी ये सबसे बढ़िया होती है। इसके बिना आपके प्रदेश की सरकार का चयन अधूरा है। आप जिसे भी चुनेंगे वो सर माथे पर निश्चित तौर से वही सरकार बनाएगा, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप चुनने के लिए मतदान करेंगे। इसलिए मतदान जरूर करें। इस बार चुनाव आयोग ने भी 100% मतदान का लक्ष्य रखा है। हमारे प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी जी 2 दिन पहले उन्होंने जो है पोस्टल बैलेट कास्ट किया, उसके बाद वो स्वर्ग सिधार गए। तो उनकी आत्मा को भी हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम इस बार 100% मतदान के जो टारगेट है उसको अचीव करें और देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी जी को भी एक सच्ची श्रद्धांजलि दें। तो आगे बढ़ते हैं जी। आज मौसम जैसे मैंने आपको बताया खराब है, लेकिन मतदान वाले दिन मौसम साफ रहेगा। केलंग व कुफरी में तापमान जो है रात का वो माइनस चला गया है। बीती रात तक केलंग में -4 डिग्री और कुफरी में 1.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, जबकि अन्य शहरों के तापमान में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। कल्पा का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री तक और मनाली का 3 डिग्री। इसी तरह कोटखाई और शिमला का 4 डिग्री के आसपास जो है वो दर्ज किया गया है। लगातार सर्दी अपनी ग्रिप बना रही है, लेकिन पॉलिटिकल गर्मी अपने चरम पर है। आज ये गर्मी इसलिए भी चरम पर होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक टू बैक 2 जनसभाएं करेंगे। एक कांगड़ा के शाहपुर में और दूसरी हमीरपुर के सुजानपुर में है। इस तरह से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को साधने की पूरी कोशिश है और कांगड़ा चंबा की 15 सीटों को कांगड़ा की और 17 जो 5 उसकी हैं चंबा की वो है। तो कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के अलावा कांगड़ा जिला, चंबा जिला और हमीरपुर जिला, 3 जिलों को एक साथ जो है ये साधने की कोशिश है। अगर आप इसको बॉर्डर प्रोस्पेक्ट में ले लें तो हमीरपुर के साथ साथ बिलासपुर वाले भी यहाँ आएंगे। हालांकि बिलासपुर में रैली वो कर चुके हैं, बाकायदा उन्होंने वहीं से चुनाव प्रचार का रणसिंगा फूंका था। जो पहली रैली थी 24 सितंबर की चुनाव के लिए आधिकारिक रूप से वो नहीं हो पाई थी, फिर 4 नवंबर को जो है 4 अक्टूबर को ये रैली हुई थी बिलासपुर में। लेकिन ये 2 रैलियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कांगड़ा में निश्चित तौर से बीजेपी की हालत अभी खराब है और बीजेपी को वहां से अगर बूस्ट नहीं मिलता है तो सरकार बनाना उसके लिए टफ हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है। कांगड़ा में पहले 16 सीटें होती थी, पुनर्सीमांकन के बाद इनकी संख्या 15 होगी और चंबा को अगर आप मिला लें तो कांगड़ा चंबा हो गए 20। तो सत्ता के लिए चाहिए होती है 35। ऐसे में जो कांगड़ा में 10+ सीट्स जीतता है वही सरकार बनाता है। पिछली बार बीजेपी ने 10+ सीट जीती थी, इस बार बीजेपी की स्थिति थोड़ी परेशानी वाली है। यहाँ पे बीजेपी अधिकांश सीटों पे फंसी हुई है। शोर शॉर्ट के मामले की अगर बात करें तो 2 या 3 सीटों से ऊपर नहीं है किसी के लिए भी शोर शॉर्ट। कांग्रेस के लिए थोड़ा ज्यादा हो सकता है। जाहिर है कि जो जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी वहां झेल रही है, या एंटी इनकम्बेंसी नहीं तो इसको टिकट वितरण के बाद की जो परिस्थितियां हैं जनित हुई हैं, उनका आप परिणाम मान लें कि कांगड़ा में बीजेपी परेशानी में है। और उस परेशानी से निजात दिलाने के लिए उनके पास अब एकमात्र ब्रह्मास्त्र है, एकमात्र सबसे बड़ा तावीज है, नाम है नरेंद्र मोदी। वो आज शाहपुर में आ रहे हैं। शाहपुर में अपनी सीट बीजेपी की फंसी हुई है, वहां पे लगातार अपने ही विरोध कर रहे हैं बीजेपी की जो मंत्री हैं, सिटिंग मंत्री, फिर से जनादेश लेने के लिए। और दूसरी तरफ कांग्रेस में इस तरह का कोई विरोध नजर नहीं आ रहा। ये ऐसा पहली बार है। शाहपुर में समीकरण इस तरह के रहते थे कि कांग्रेस में लड़ाई होती थी और बीजेपी बीच से निकल जाती थी। इस बार बीजेपी में लड़ाई है, कांग्रेस में कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए समीकरण निश्चित रूप से टफ है और टफ फाइट में सरवीन चौधरी वहां फंसी हुई है। उनको इस रैली से कितना लाभ होता है ये भी वक्त बताएगा, लेकिन ये रैली सिर्फ और सिर्फ उनके लिए हो रही है ऐसा भी नहीं है। ये धर्मशाला के लिए भी हो रही है, जहां बीजेपी पहले बहुत अच्छी स्थिति में थी और उसके बाद स्थितियां अब आपके सामने हैं। ये बाकी जगहों के लिए भी रैली है, नूरपुर और फतेहपुर के लिए भी रैली है, जहां नूरपुर में नया कैंडिडेट उतारा और नूरपुर के कैंडिडेट को फतेहपुर शिफ्ट किया, ये उसके लिए भी रैली है। ये रैली पूरे कांगड़ा चंबा में एक आधार बनाने के लिए है, खासतौर से कांगड़ा जिले में। और अगर इसमें नरेंद्र मोदी सफल रहते हैं तो निश्चित तौर से बीजेपी के लिए स्थितियां सुखद हो सकती हैं। लेकिन
फिलहाल देखना होगा कि क्या इसका असर पड़ता है, और इसका पता जो चलेगा वो 8 दिसंबर को ही चलेगा। 12 को आप तय करेंगे और 18 को दुनिया को पता लगेगा कि आपने क्या किया। उसके बाद वो सुजानपुर आएंगे। सुजानपुर बहुत इंपॉर्टेंट सीट बीजेपी की, लेकिन प्रेम कुमार धूमल के चुनाव नहीं लड़ने से समीकरण ना सिर्फ सुजानपुर में बदले हैं, पूरे प्रदेश में बदले हैं। देखना यह होगा कि आज मोदी जब वहां आते हैं तो क्या कहते हैं। प्रेम कुमार धूमल सुजानपुर में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो हमीरपुर में भी, बड़सर में भी गए हैं, लेकिन इससे बाहर वो अभी नहीं गए हैं। हमीरपुर में ही 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, 5 विधानसभा में से 3 में गए हैं, सुजानपुर में, हमीरपुर में, बड़सर में। बाकी भोरंज और उसके कार्यक्रम जो हैं वो अगर हुए हैं तो भोरंज और नादौन के अगर हुए हैं तो हमारी जानकारी में नहीं है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं गए, हो सकता है गए हों, लेकिन हमारी जानकारी में नहीं। हमारी जानकारी में 3 ही जगह के उनके कार्यक्रम हैं। कल वो बड़सर में थे, उससे पिछले कल वो हमीरपुर में थे, और सुजानपुर में वो बीच बीच में जा रहे हैं। लेकिन आज प्रेम कुमार धूमल को लेकर मोदी क्या कहते हैं, किस तरह के जेस्चर्स देते हैं, किस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज रहती है, इस चीज़ पे भी नज़र रहेगी, खासतौर से धूमल समर्थक खेमे की। हालांकि धूमल ने खुद कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, और उन्होंने खुद विड्रॉ किया है। पब्लिक जनभोग के लिए यही कहा गया है, लेकिन अंदर का मामला क्या है ये तो प्रेम कुमार धूमल और बीजेपी जानते हैं। आज हो सकता है उस अंदर के मामले का भी कुछ संकेत मिले। बहुत से संकेतों को समझने के लिए मेरे जैसे, आपके जैसे कई लोग हैं। हम भी पत्रकारिता की नज़र से देखते हैं। आप प्रबुद्ध हैं, मतदाता सबसे प्रबुद्ध होता है, उसको ज़्यादा पता होता है। लेकिन इन 2 रैलियों के ऊपर ही बीजेपी का इस लोअर बेल्ट में अब मसला टिका हुआ है, खासतौर से कांगड़ा में। उधर बात करें अगर बाकी की, तो 10 तारीख को जो आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, लंबी चौड़ी लिस्ट बीजेपी की है। बीजेपी के पास तमाम भरे पड़े हैं, और 40 लोगों की लिस्ट थी। 40 से ज़्यादा लोग जो है स्टार प्रचार के यहाँ आ चुके हैं। कांग्रेस की भी 30-35 की थी, लेकिन 3-5 ही अभी दिखे हैं। खड़गे आज जनसभाएं करेंगे शिमला के रूल में, बनूटी में, घनाटी के बनूटी में। शिमला से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हो सकता है खड़गे साहब को कोई दूर जाने में समस्या हो, उसके बाद जाते जाते वो नालागढ़ में करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। ये सेरेमोनियल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुख्य रूप से कांग्रेस के प्रचार की कमान प्रियंका गांधी ने संभाली। प्रियंका गांधी की एक और रैली संभावित है, लेकिन 10 तारीख को अमित शाह सुलह में 12 बजे, पांवटा साहिब में 2:30 बजे जनसभाएं करेंगे। उधर जेपी नड्डा फतेहपुर में करेंगे। उनके खासम खास राकेश पठानिया को उन्होंने वहां से टिकट दी है, तो उनके लिए जोर लगाएंगे। उसके बाद फिर अपने घर में जोर लगाएंगे। नड्डा अपने घर में घिरे हुए, ये कहने में कोई 2 राय नहीं है। लगातार नड्डा 10-10, 20-20 जनसभाएं संबोधित करते हैं, फिर किसी दूसरे जिले का रुख करते हैं। बिलासपुर की बात अगर करें तो विधानसभा घुमारवीं में है, वो 10 तारीख को 1:30 बजे, और फिर झुंझुनू में 3 बजे जनसभा करेंगे। सदर में हो सकता है उनका कुछ और नुक्कड़ रैलियों का हो, लेकिन वो भी आया नहीं है। योगी आदित्यनाथ को लगातार फ्रंट पे रखे हुए हैं, और कांग्रेस को इसकी आपत्ति भी थी कि धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं, लेकिन बीजेपी हर वो पैंतरा फेंक रही है। और योगी आदित्यनाथ भी 10 तारीख को 3 जनसभाएं करेंगे जी, और वो जनसभाएं हैं बंजार में। बीजेपी बुरी तरह से वहां फंसी हुई है। हितेश्वर सिंह वहां पे विरोध कर रहे हैं। महेश्वर सिंह मान गए थे, हितेश्वर सिंह नहीं माने हैं। महेश्वर कुल्लू में मान गए थे तो वहां राम सिंह नाराज हो गए, और वहां हितेश्वर लगातार जो है सरदर्द बने हुए हैं बीजेपी का। ऐसी स्थिति में देखना होगा कि बंजार में योगी की जनसभा से कितना फर्क पड़ता है, और फिर उसके बाद वह नाचन में आएंगे। अभी नाचन के बारे में स्थितियां को अच्छी नहीं है, हालांकि पिछली बार नाचन में बीजेपी सबसे ज्यादा मार्जिन से जीती थी। 2 सीटें सुलह और नाचन। सुलह में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट पड़े थे, विपिन परमार जब जीते थे, और जो अंतर था जीत का वो नाचन का था 15,000 का, वो सबसे ज्यादा था। उस बाकी सब उससे नीचे थे। मुख्यमंत्री भी जयराम ठाकुर का भी जो अंतर था जीत का, वो लीड थी वो कम थी। ऐसे में 10 तारीख को सुलह में जोर लगाएंगे अमित शाह, और योगी लगाएंगे नाचन में। उसके बाद वो आखिरी जनसभा जो है वो गगरेट में करेंगे। गगरेट में लगातार चैतन्य शर्मा ने तमाम पार्टियों को धुआं दे रखा था। उसके बाद एक पार्टी ने उसको गले लगा लिया। अब वो कांग्रेस से चुनाव में है, तो कांग्रेस में आ जाने से उनका वोट बैंक थोड़ा अप गया है, और इस वजह से बीजेपी वहां परेशानी में है। पहले लंबा ये मंथन होता रहा बीजेपी में कि फतेहपुर भेज दिया जाएगा ग्रेड के कैंडिडेट को। हालांकि राकेश कालिया जिनकी टिकट कटी है चैतन्य को देने से, वो जरूर बीजेपी के साथ आ गए हैं, और बीजेपी के मंच भी साझा कर रहे हैं। जगह जगह ये भी कहते हैं कि मेरी ब्रह्म हत्या हुई है, फिर ये भी कहते हैं कि मैंने पिंड छुड़ा लिया। अभी इन दोनों चीज़ों में विरोधाभास है, या उनकी ब्रह्म हत्या हुई है या उन्होंने पिंड छुड़ा लिया। 2 में से एक ही काम हो सकता है। अगर उन्होंने पिंड छुड़ा लिया तो उनकी ब्रह्म हत्या नहीं हुई है, और उनकी ब्रह्म हत्या हुई है तो
पिंड नहीं छुड़ाया है, फिर तो हो गई ना हत्या। तो ये दो चीज़ें हैं। लेकिन चलिए, ये भी चुनाव प्रचार के रंग रहते हैं, इनका भी मज़ा लेना चाहिए। मज़ा आप लीजिए, आज आपकी भी नजरें रहेंगी तमाम। और मज़ा लोगों ने कल अनुराग ठाकुर के एक वीडियो पे भी लिया। अनुराग ठाकुर त्रिलोक जम्वाल के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करके आ रहे थे। कल्याण गाँव है बिलासपुर का, वहाँ एक बस बीच रास्ते में उसका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उसका गियर शायद खराब हो गया था, गियर बॉक्स टूट गया था, तो अड़ गई थी, तो मामला रुक गया। ट्रैफिक रुकी हुई थी। जब वो ट्रैफिक में फंसे तो उन्होंने कारण पूछा अनुराग ठाकुर ने, कारण पता चला तो गए। तो फिर अल्टीमेटली सवारियों को उतार के और खुद भी उन्होंने धक्का लगाया, तो धक्का लगा के साइड में बस को किया गया और उसके बाद वह ट्रैफिक खुला। इसको लेकर जो है तरह तरह के कमेंट्स सोशल मीडिया पे वायरल हो गए, क्योंकि एक तो उनकी अपनी फैन फॉलोइंग बहुत है और ऊपर से चुनाव है। कुछ लोगों ने उनकी तारीफ करी कि देखिए, केंद्रीय मंत्री अगर इस तरह से ट्रैफिक खुलवाने के लिए खुद धक्का लगाता है तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों ने मजे भी लिए कि ये डबल इंजन की सरकार है, और जो प्रियंका गांधी ने कहा था कि इसमें तेल डालना सरकार भूल गई है, ये उसी का असर है। बसें भी हाँफ रही हैं और डबल इंजन भी हाँफ रहा है। अपने अपने विचार हैं तमाम लोगों के, और यही सोशल मीडिया का सबसे सुंदर पहलू है कि आपको अपनी बात कहने का पूरा हक है। हालांकि हमारी गुजारिश यही रहती है सबसे कि जब भी आप अपनी बात कहें तो संयम से कहें, भाषा का संयम उसमें बहुत जरूरी है। अन्यथा जो गंदी भाषा है, जो असभ्य भाषा है, वो आप ही का परिचय देती है। जिसके बारे में आप उसका प्रयोग करते हैं उसका परिचय वो नहीं देती। तो ये दिलचस्प चीज़ें चली हुई हैं जी। और आज एक और जिस चीज़ पे आपकी नज़र रहेगी वो है T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में पहला सेमीफाइनल आज खेला जाना है। सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में ये SCG जिसको बोलते हैं, वहाँ खेला जाएगा। और भारतीय समय के अनुसार ये मैच 1:30 बजे शुरू होगा। और ये देखिए बड़ा दिलचस्प इसलिए होगा क्योंकि पाकिस्तान की किस्मत बेहतर है और न्यूजीलैंड का फार्म बेहतर है। आंकड़े जो हैं वो पाक के फेवर में, और फार्म जो है वो न्यूजीलैंड का बेहतर है। तो ये देखना होगा। न्यूजीलैंड के सामने दो चुनौतियां होगी, एक तो अपनी जीत की लय को बरकरार रखना और सेमीफाइनल में पहुंचना, और दूसरा जो इतिहास है कि लटक लटक के जब भी पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा है फिर वो फाइनल में पहुंच ही गया है। तो उस चीज़ को भी देखना होगा। सुपर 12 मुकाबलों के आखिरी दिन 2009 की चैंपियन पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, और इसमें उनकी तकदीर का बड़ा रोल था क्योंकि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। तब 2009 की मैं बात कर रहा हूँ। बहरहाल अब बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के सामने है, और आंकड़ों के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान का परिणाम भारी नजर आता है। लेकिन केन विलियम्स की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की जो टीम है वो भी फॉर्म है। दोनों टीमों के बीच अब तक T20 के इंटरनेशनल मुकाबले जो है 28 खेले गए हैं। 17 पाकिस्तान ने और 11 न्यूजीलैंड ने जीते हैं। तो ये आंकड़े थे। लेकिन हर दिन नया दिन होता है, हर मैच नया मैच होता है। आपकी भी नज़र इस पर होगी। न्यूजीलैंड ग्रुप स्टेज में सिर्फ एक मैच हारी है, और पहले मैच में उसने ऑस्ट्रेलिया को 89 से हराया था। इसके बाद श्रीलंका और आयरलैंड को हराया। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जो है बारिश के कारण रद्द हो गया था, और इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में उसे हार मिली है। इंग्लैंड का सेमीफाइनल जो है अब शायद हमारे हवाले है, उसको भी देखेंगे। लेकिन ये पहला सेमीफाइनल है जी, और टीम ने सिर्फ एक ही मुकाबले में चेज किया। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि चेज एक ही मुकाबले में किया और उसको हार मिली। तो ये भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि माइंड सेट टीम का बन जाता है। होता क्या है, बात की बात है, अगर किसी ने बहुत कम रन बनाया तो चेज करने वाली टीम भी को लिए आसानी हो जाती है। लेकिन एक माइंड सेट होता है कि टॉस जीतने के बाद हमको क्या करना है। और अगर माइंड सेट में ये चीज़ है कि टॉस जीतने के बाद हम बल्लेबाजी करते हैं तो हम अच्छी परफॉर्म करते हैं, और चेज में हम रह जाते हैं, तो ये मानसिक रूप से जो है कहीं ना कहीं जो टीम के कैप्टन है उनके दिमाग में रहता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है, चुनाव चल रहा है, आप मजा लीजिए दोनों का। बहुत बहुत शुक्रिया। दिन आपका शुभ हो, और जो जो बड़ी खबरें होंगी हमारे पेज पे लगातार आती रहेंगी। बने रहेगा पंजाब केसरी टीवी के साथ, और विस्तार से खबरों के लिए, चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए आप हमारा समाचार पत्र, लोकप्रिय समाचार पत्र, हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 समाचार पत्र पंजाब केसरी भी पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।